प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के साथ पीएम गति शक्ति देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। उपराष्ट्रपति ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाने का किया आह्वान। आंध्र प्रदेश में छात्रों के सम्मान समारोह में कहा, मूल्य आधारित नई शिक्षा नीति के साथ प्रतिभावान युवाओं को मिले कौशल प्रशिक्षण के अवसर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर यूएई की संसद को किया संबोधित। कहा, भारत और यूएई के बीच मित्रता का लंबा इतिहास, सुरक्षा और सतत विकास के लिए मिलकर चलना होगा साथ। उपराष्ट्रपति का शुद्ध पेयजल और स्वच्छता पर जोर। राष्ट्रीय वॉश कॉन्क्लेव 2022 के उद्घाटन समारोह में कहा, अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए अच्छी आदतें अपनाएं, ग्रामीण इलाकों में भी हो सुधार। बेंगलुरु के ग्रीनवुड इंटरनेशनल हाई स्कूल में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार। वंचित वर्ग के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बनानी होगी योजनाएं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को याद किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति पर वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की ये दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी, जिससे रोजगार की अनेक संभावनाएं भी बनेंगी। आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवश्यकता है। वर्ष 2013-14 में भारत सरकार का डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए था, जो 22-23 में बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये लगभग 4 गुना बढ़ोतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह से बड़े स्तर पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति निर्यात में भी मदद करेगी और एमएसएमई को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग और नवीनीकरण ऊर्जा के विकास में निवेश को बढ़ाया है। हमारे एमएसएमई ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। हमारी सरकार ने लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए लॉजिस्टिक डिवीजन और सरकार के सभी विभागों में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की भी व्यवस्था की है। पीएम गति शक्ति में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका आप देख ही रहे हैं, और मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सरकार भी अपने स्वभाव में इस बात को लाए, प्राइवेट सेक्टर भी लाए। हम आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी को हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कैसे लाएं, क्वालिटी भी और कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम गति शक्ति में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी। हमें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के ऐसे तरीके खोजने होंगे जिसकी न केवल लागत कम हो, बल्कि वो आपदा प्रतिरोधी भी हो। ये ईज ऑफ डूइंग लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारता है। इससे सभी सेक्टर की आर्थिक उत्पादकता को शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सुधारता है। इससे सभी सेक्टर्स की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को भी शक्ति मिलती है। आज जब देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को
अभूतपूर्व गति दे रहा है, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और जॉब क्रिएशन भी उतना ही बढ़ेगा। जिस तरह से आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अभूतपूर्व गति दे रहा है, उससे निश्चित ही आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बीमारियों को रोकने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय वॉश कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने लोगों को आगाह किया कि कोविड महामारी के समाप्त होने के बाद भी लोगों को अपना बचाव कम नहीं करना चाहिए। चेन्नई में राष्ट्रीय वॉश कॉन्क्लेव 2022 का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बच्चों को ऐसे वातावरण में पलना और बढ़ना चाहिए जो भौतिक और भावनात्मक दोनों रूप से स्वस्थ हों। इसके लिए उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य उपायों को आंगनबाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों से ही शुरू करना चाहिए। In many Indian languages, the word water is associated with Jivan, which means life. We often say, Jal hai, Jivan hai. Water is life. There is no life without water. This subject is very dear to my heart. As was explained, I worked as Minister for Rural Development for a while, and I have seen the need to have safe drinking water. उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण लोगों तक प्रभावी सेवा वितरण के लिए पंचायतों को संस्थागत मजबूती सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध हो। ये तभी संभव है जब एक लक्ष्य और दृढ़ संकल्प के साथ जिम्मेदार लोगों का एक बड़ा समूह आपस में मिलकर काम करे। It is equally important to ensure institutional strengthening of the panchayats to effectively service delivery to the last mile. This is a key aspect of governance, which I always emphasize. Efficient last mile delivery of services, be it in rural water supply, healthcare services, education, agriculture, or other sectors, holds the key to fast tracking all-round development. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जल ही जीवन है। ये हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही इस कथन के पीछे की सच्चाई को देखा था। यही वजह है कि इस विशाल देश ने चारों तरफ बह रही जीवन देने वाली नदियों की पूजा की है। भारत इस संबंध में काफी प्रगति कर रहा है। Our forefathers saw the underlying truth behind the statement centuries ago. We have therefore for millennia worshipped life-giving rivers across the length and breadth of this vast country. The people of India, irrespective of their region and religion, they visit various rivers, they worship rivers. This is the message. The message is that let us protect our water for our own betterment. And we adore it. There's Ganga Ma, Mother Ganga. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भूजल स्रोतों के दूषित होने की समस्या के निपटान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जन जागरूकता पैदा करने की बहुत जरूरत है, जिससे जन आंदोलन का रूप दिया जाए और तभी इन समस्याओं का निदान संभव है। We have to collectively work, and also we have seen the need to create more awareness among the people. In this context, I would like to stress the importance of ensuring safe water, sanitation, and hygienic practices at every school and Anganwadi centers. Children should grow up in an environment that is healthy, physically and emotionally. Preventive health care measures must begin from Anganwadis
and primary schools. My dear sisters and brothers, we also need to consciously focus on responsible production and consumption and curb the habit of indiscriminate disposal of waste of any kind. इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, NIRDPR के महानिदेशक जी नरेंद्र कुमार, यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय प्रतिनिधि समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर वहां की संसद फेडरल नेशनल काउंसिल को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यूएई और भारत को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। आतंक के आर्थिक ताने बाने से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। वैश्विक सुरक्षा स्थिरता और सतत विकास के लिए आवश्यक है। विश्व के सभी राष्ट्र आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की चुनौतियों के लिए एकजुट होकर लड़े, ये मेरा आपसे आग्रह है। और विशेष रूप से यूएई दिशा के अंदर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। आतंकवाद से बढ़ते खतरों और हमारे लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में हमारी साझी चिंता वर्तमान क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिदृश्य में सहयोग का नया रूप दे रही है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह मौका है कि दोनों देश आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाएं। दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे देश की यात्रा कर व्यावसायिक रिश्ते बनाकर आपसी संबंधों को मजबूती दी है। भारत और यूएई आर्थिक साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक समृद्धि का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। भारत में भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तेजी से नए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किए जाए प्रयासों से भारत आज विश्व का अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। भारत और यूएई कई मोर्चों पर एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ स्वाभाविक भागीदार भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीयों ने संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओम बिरला ने यूएई को मिनी इंडिया बताया और कहा कि प्रवासी भारतीय दोनों देशों के रिश्ते में अहम कड़ी हैं। भारतीय समुदाय यूएई में रहने वाले प्रवासी समुदाय का सबसे बड़ा समुदाय है। इस समुदाय ने देश के आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भारत और यूएई के संबंधों को और मजबूत करता है, एक आपसी सेतु का काम भी करता है और हमें निकट लाने का भी काम करता है। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत में निवेश करने की अपील करते हुए यूएई के निवेशकों को आश्वस्त किया कि भारत अपनी क्षमताओं को उनसे साझा करने के लिए तैयार है। भारत अंतरिक्ष और आईटी के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को यूएई के साथ साझा करने तथा इस माध्यम से आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भी तैयार है। ये पहली बार है जब अमीरात की संसद फेडरल नेशनल काउंसिल के बुलावे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां की संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021-22 के बजट की घोषणाओं और भारत के रक्षा क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया, जिसकी वजह से तेजस शान से आसमान में उड़ान भरता दिखाई देता है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एमएसएमई सेक्टर का भी जिक्र किया और कहा कि ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ का काम करता है। इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है।
रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं उससे एमएसएमई सेक्टर को एक्सपेंड करने के साथ साथ प्रोत्साहन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के कैपिटल बजट में भी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। उन्होंने निजी क्षेत्रों से आग्रह करते हुए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट में भी आगे आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण सामानों की लिस्ट बनाई है जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत के सपने को और बल मिल सके। भारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमें उतने ही सुरक्षा में हम आश्वस्त होंगे। जैसे अब साइबर सिक्योरिटी की बात ले लें, अब लड़ाई का वो एक हथियार बन गया है और वो कोई सिर्फ डिजिटल एक्टिविटी के लिए सीमित नहीं रह गई है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जो भी डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं वो भी स्थानीय उद्यमियों, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मदद करेंगे। यानी हमारे इन प्रयासों से रक्षा क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी छात्रों को समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने निजी स्कूलों से वंचित वर्गों के और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए नीतियां बनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने बेंगलुरु में ग्रीनवुड इंटरनेशनल हाई स्कूल में इंडोर स्पोर्ट्स एरिना और एल एटेलियर का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों और निर्बल लोगों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। I am reminded of the words of Mahatma Gandhi ji, who observed, by education I mean an all-round drawing of the best in the child and man in body, mind and spirit. Therefore, our education institutions must give equal importance to students' studies, sports, co-curricular and recreational activities. Such an approach will lead to all-round growth of students and make them more confident individuals. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कला, नाटक और संगीत के लिए समर्पित स्कूल में अत्याधुनिक इंडोर स्पोर्ट्स एरिना और एल एटेलियर का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में सामुदायिक सेवा को शामिल करना चाहिए ताकि बच्चों में कम उम्र में ही समाज को वापस देने का दृष्टिकोण विकसित हो। उपराष्ट्रपति ने शिक्षण संस्थानों से अध्ययन, खेल, सह पाठ्यक्रम और मनोविनोद गतिविधियों को समान महत्व देने का आग्रह किया, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके और उन्हें आत्मविश्वासी बनाया जा सके। And I urge upon all the state governments, education institutions, that they must give priority to sports, extracurricular activities, and also developing spiritual mind among the children. Spirituality do not mean religion. Religion is our personal choice, but our culture, our heritage, our dharma, we should all follow in our life. The erosion of values is causing havoc in the world for the humanity. So we must restore values, preserve our heritage, promote our culture, and be proud of an Indian. Feel proud that you are a Bharatiya. उपराष्ट्रपति ने मूल्यों में ह्रास पर चिंता व्यक्त करते हुए छात्रों से सभ्यतागत मूल्यों को आत्मसात करने और भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का प्रयास करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक समय में भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था।
मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें फिट इंडिया आंदोलन हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत और गांव तक पहुंचाना होगा। Physical fitness is very much required. If you are physically fit, you will be mentally alert. If you are lazy, then you will become crazy. This has to be understood by one and all. And all education institutions, primary to higher secondary to high school to college, must have sports facility. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की कला, संगीत, नाटक दुनिया को इसके सबसे बड़े उपहार हैं और यह हम में से प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने समृद्ध और विविध कला रूपों की रक्षा करें और उसका प्रचार करें। We have our own languages. We must promote them and we must feel proud. But विविधता में एकता भारत का विशेषता, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, we are all one, Indians first. This should be remembered by one and all. कार्यक्रम के मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के मंत्री श्री मुनि रत्न, ग्रीनवुड हाई इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, प्राचार्य श्री अलोयसियस डी मेलो, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन मिशन को सफल बनाने के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं गांव-गांव तक उपलब्ध हों, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आना होगा। वन अर्थ, वन हेल्थ, इसी स्पिरिट को हमें हिंदुस्तान में भी वन इंडिया, वन हेल्थ, इस मिशन को भी वैसे ही यानी दूर दराज के क्षेत्रों में भी समान व्यवस्थाएं विकसित करना है। हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर भी हो, जिला स्तर पर भी हो, गांवों के नजदीक भी हो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत में एक ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए जो सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित न हो, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके। हम भारत में ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना हो। और आपने देखा होगा कि एक विषय लेकर के मैं लगातार दुनिया के सामने बात कर रहा हूं, खास करके कोरोना के बाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ियों को भी अपग्रेड करके उन्हें सशक्त बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही जैसे जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्विस की डिमांड बढ़ रही है, उसके अनुसार ही स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक होलिस्टिक अप्रोच को एडप्ट किया है। आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है। हम इलनेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने, वेलनेस के लिए समाज को प्रोत्साहित करने और बीमारी की स्थिति में इलाज को इंक्लूसिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को शिक्षा क्षेत्र में एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। उपराष्ट्रपति ने गुंटूर में आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों के पड़ोसी मंडलों के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनईपी भारतीय संस्कृति में निहित मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। समय की आवश्यकता है कि उनकी प्रतिभा की पहचान की जाए और उन्हें जरूरी कौशल प्रदान किया जाए। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर मौजूद सभी संसद सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। संसदीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान होता है और समितियों के माध्यम से संसद 365 दिन काम करती है। बीते दिनों में कई संसदीय समितियों की बैठक संसद भवन परिसर में हुई। बीते दिनों हुई संसदीय समितियों की बैठक पर नजर डालें तो 23 फरवरी 2022 को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मामलों संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 23 फरवरी 2022 को कोयला, खनन और इस्पात मामलों संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 23 फरवरी 2022 को ही वित्त मामलों संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 23 फरवरी 2022 को रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 24 फरवरी 2022 को खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मामलों संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 24 फरवरी 2022 को ही श्रम, कपड़ा और कौशल विकास के साथ ही रसायन और उर्वरक, पब्लिक अंडरटेकिंग, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मामलों संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। इसके साथ ही 24 फरवरी 2022 को ही संचार और सूचना तकनीकी मामलों संबंधी संसदीय समिति की भी बैठक हुई। 25 फरवरी 2022 को संचार और सूचना तकनीकी मामलों संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 25 फरवरी 2022 को रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 25 फरवरी को ही सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 28 फरवरी 2022 को विदेश मामलों संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 28 फरवरी 2022 को ही संयुक्त संसदीय समिति की बैठक जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 को लेकर हुई।